2 महीने के बाद भारतीय राज्य व्यवस्था में 1892 का भारत परिषद अधिनियम पर एक वीडियो बनाने जा रहा हूं, जो आज 6/6/2021 के सेकेंड हाफ का वीडियो है। अब सोच लीजिए कि मैं कितना नियमित हूं कि मैं सुबह जो है आपको नीति शास्त्र के क्षेत्र के विषय में संक्षेप में बताया था, और अभी मैं सेकेंड हाफ में 6/6/2021 को ही भारतीय राज्य व्यवस्था के तहत 1892 का भारत परिषद अधिनियम पर वीडियो बना रहा हूँ। अब सोच लीजिए मैं कितना पंक्चुअल हूँ। यदि आप इसी तरह से पंक्चुअलिटी आपके अंदर आ जाए तो IAS बनने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है। लेकिन इसी तरह से पंक्चुअलिटी जरूरी है। तो आइए, अब भारतीय राज्य व्यवस्था 1892 का भारत परिषद अधिनियम क्यों बना, तो आप जाने कि जब अपना देश अंग्रेजों के मातहत था, अंग्रेजों का गुलाम था, अंग्रेजों ने एक व्यवसायी बन के आया था, एक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया था, और ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल से शुरू किया और बंगाल का जो है बंटवारा करके बंगाल, बिहार और उड़ीसा राज्य का नाम दे करके भारत पर शासन करने के लिए शुरू से अधिनियम बनाया, और उस अधिनियमों को 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के और अभी 1892 का भारत परिषद अधिनियम के मातहत भारत पर अपना राजनैतिक प्रभुत्व स्थापित किया। और इसी के माध्यम से यह कहा जा सकता, दूसरे शब्दों में, ये अधिनियम एक तरह के उन लोगों का संविधान था। यह उन लोगों का संविधान था, व्यवस्था था। आखिर में संविधान उसे ही कहा जाता है कि जिस व्यवस्था के तहत किसी भी राज्य की राजनैतिक व्यवस्थाओं का संचालन किसी राजा और रानी के द्वारा अधिनियम बना के किया जाए, उसे ही उस देश का वह अधिनियम संविधान होता है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में 1892 का भारत परिषद जो अधिनियम बना, अब ये क्या अधिनियम थे कि इस अधिनियम के तहत जो है आपका जो है अंग्रेज जो है भारत पर शासन किए, ये जो है ये सीधे ताज के तहत अब शासन भारत के हाथ में आ गया। 1857 में विद्रोह हुआ और 1858 में जितना पावर है सब जो है कंपनियों को था, अब ताज की तरह होने लगा, ताज के हाथ से होने लगा, ताज के सिस्टम से होने लगा। तो आइए अब ताज के द्वारा 1892 का भारत परिषद अधिनियम क्या था, इन बातों को अब जानिएगा, तभी भारतीय संविधान के विषय में अच्छी तरह से जानिएगा। तो आइए हम चलते हैं, ये IAS के सिलेबस में है भारतीय राज्य व्यवस्था, IAS के पाठ्यक्रम में है भारतीय राज्य व्यवस्था। हम आपको एक एक करके वीडियो बना के दे रहा हूं, आप इस पर जरूर अमल करिए, जरूर लिखिए, पढ़िए, याद करिए। इसके माध्यम से किसके माध्यम से इस अधिनियम के माध्यम से, इसके माध्यम से 1892 के भारत परिषद अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषदों में केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, गैर सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई।
गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। हालांकि बहुत बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था। हालांकि बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था। सरकारी सदस्यों का ही रहता था। पहली बात है 1892 का भारत परिषद अधिनियम की पहली बात है, पहला तथ्य है, पहली व्यवस्था है कि इसके माध्यम से यानी 1892 के भारत परिषद अधिनियम के माध्यम से केंद्र की और प्रांत की जो विधान परिषद होती थी, परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी, उसमें सरकारी भी थे और गैर जो नॉमिनेटेड होते थे, सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। किसने बढ़ाया? ताज ने बढ़ाई गई। हालांकि बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था। ये पहली बात है। इसका पहली बात है। किस चीज का पहली बात है? 1892 के भारत परिषद अधिनियम यानी ताज के संविधान, 1892 के ताज के संविधान का पहली बात है। क्या बात है? केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी जो सदस्य थे उनकी संख्या बढ़ा दी गई, लेकिन सरकारी सदस्यों का ही बहुमत रहता था। अब आइए 1892 के भारत परिषद अधिनियम की पहली बात यह हो गई। अब आइए दूसरी बात क्या थी? इसने विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर, इसने विधान परिषदों के कार्यों में, इसने विधान परिषदों के कार्यों में, इसने विधान परिषदों के कार्यों में, इसने 1892 के परिषद अधिनियम ने वृद्धि कर उन्होंने किसने? 1892 के परिषद अधिनियम ने, उन्होंने बजट पर बहस करने, बजट पर बहस करने, बजट पर बहस करने, बजट पर बहस करने, बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया। बहस करने और कार्यपालिका के को उत्तर देने, कार्यपालिका को उत्तर देने के लिए अधिकृत किया। अब ऐसे समझिए कि 1892 का भारत परिषद नियम की पहली बात थी कि इसने केंद्र की और प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी जो सदस्यों की संख्या बढ़ा दी, लेकिन बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था। पहली बात थी। दूसरे ने विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर दिया। विधान जो परिषद के जो कार्य थे उसमें वृद्धि कर उन्होंने बजट पर बहस करने और कार्यपालिका को उत्तर देने के लिए अधिकृत अधिकार दे दिया कि कार्यपालिका उत्तर दो, व्यवस्थापिका प्रश्न पूछेगी और कार्यपालिका उत्तर देगी। तो अगर पूछ दे आईएएस के परीक्षा में कि भारतीय संवैधानिक विकास के किस अधिनियम के तहत जो है कार्यपालिका को उत्तर देने का अधिकार दिया गया, लिख दे 1773 रिलेटिंग, 1861 के तहत, 1833 के तहत, 1892 के तहत। तो आप तो जब पढ़े रहिएगा तभी न लिखिएगा कि 1892 के भारत परिषद नियम के तहत कार्यपालिका को उत्तर देने का अधिकार मिला था। तो ये बहुत जरूरी है और आपको पढ़ाई में बड़ी कठिनाई मतलब भाष होते चला जाएगा, तो अपने दिमाग को भी भाष बनाइए, उत्तर देने के लिए अधिकृत किया। आइए तीसरी बात में, ये 92 में कहा गया 1892 का भारत परिषद नियम था, उसमें और तीसरी बात क्या कहा गया, इसमें केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, इसमें केंद्रीय विधान परिषद,
इसमें केंद्रीय विधान परिषद, केंद्र की जो विधान परिषद है, केंद्र की विधान परिषद, केंद्र की विधान परिषद, और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बंगाल चैम्बर्स, बंगाल चैम्बर्स, बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, ऑफ कॉमर्स, बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, केंद्रीय विधान परिषद, बंगाल चैम्बर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए, गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए, गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान किया। वायसराय की शक्तियों का, वायसराय की शक्तियों का प्रावधान, वायसराय की शक्तियों का प्रावधान किया गया। वायसराय की शक्तियों का प्रावधान किया गया। इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषदों में, इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषदों में, इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषदों में, इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर को जिला परिषद, गवर्नर को जिला परिषद, गवर्नर को जिला परिषद, नगर पालिका, जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जमींदारों और चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जमींदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति थी। सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति थी। तो आप समझ लीजिए 1892 के भारत परिषद अधिनियम या 1892 के संविधान के तहत, इसको संविधान ही मानिए, ताज का संविधान है। इसमें केंद्रीय विधान परिषद, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, केंद्रीय विधान परिषद, और बंगाल में जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंस्टीट्यूशन जो खोला गया था, वो गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए, वो गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान किया गया। मैंने वायसराय को ये शक्ति दी गई कि गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन करिए, उसमें जोड़ दीजिए, तो नामांकन करने की शक्ति दी। जिसको मन कर उसको उसका नाम का अंकन कर देगा, जोड़ देगा, नाम और अंकन, नामांकन। वायसराय को शक्ति दे दिया कि गैर सरकारी सदस्य को आप जोड़ सकते हैं इस अधिनियम के तहत, केंद्रीय विधान परिषद में और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में। इसके अलावा
इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर को जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर गवर्नर को जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिश पर गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति थी। कितना बड़ा? तो अगर पूछ दिया जाए आईएएस के या बीपीएस के परीक्षा में भारत सरकार अधिनियम के किस अधिनियम के तहत, किस अधिनियम के तहत प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर को जिला परिषद में, नगर पालिका में, विश्वविद्यालय में, व्यापार संघ में, जमींदार और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों से, जमींदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों से, माने जिला परिषद में और नगर पालिका में और विश्वविद्यालय में और व्यापार संघ में किनके सिफारिश पर भाई? तो जमींदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिश पर गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्ति करने का शक्ति थी। किनको शक्ति थी? वायसराय की शक्तियों का प्रावधान किया गया। गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान किया गया। तो ये वायसराय जो था वह जिला परिषद में, नगर पालिका में, विश्वविद्यालय में, व्यापार संघ में जमींदार से और चैम्बर ऑफ कॉमर्स से सिफारिश लेता था और गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति थी। किसको? गवर्नर को। ये तीसरी बात हो गई। इसका तीसरी बात हो गया 1892 के भारत परिषद अधिनियम या 1892 के संविधान। क्लियर? स्पष्ट? तो ये अगर सवाल आ जाए तो कहिएगा ये गवर्नर, ये वायसराय को शक्ति थी। किसको थी? वायसराय। तो याद करिएगा वायसराय को था। किसमें? ताज के शासन के तहत। 1858 में जब ताज के तहत अब भारत का शासन होने लगा तो उस समय गवर्नर जनरल के पद को खत्म करके वायसराय का पद सृजन किया गया और वायसराय की शक्तियों के माध्यम से जो जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय और व्यापार संघ, जमींदार और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिश पर, उसके कहने पर गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति। अपॉइंटमेंट करते। अपॉइंटमेंट क्या होता है? अपॉइंटमेंट पर यह होता है कि कोई जगह है, उस जगह के अतिरिक्त किसी दूसरे को रखना। क्या होता है? रखना। रखने का मतलब आप अपने मन चाहे किसी को रख रहे हैं, आपका मन कर रहा है हम उनको नहीं रखें, उनको रखेंगे। जैसे आपकी बीवी है, मतलब किसी की बीवी है, फिर भी एक और बीवी रख लिए, अपॉइंटमेंट कर लिए, तो उसको क्या कहा जाएगा? रख लिए। रख लिए माने रखना, मनो चहेता कहिए। इतनी शक्ति वायसराय को दी थी। किसने? ताज के शासन में। अब आइए आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। इस अधिनियम ने, किस अधिनियम ने? 1892। इस अधिनियम ने, किस अधिनियम ने 1892 के अधिनियम ने केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषद, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद, प्रांतीय विधान परिषद, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद दोनों में गैर सरकारी
गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक समिति और एक समिति के लिए एक सीमित और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया हालांकि चुनाव शब्द का अधिनियम में प्रयोग नहीं हुआ था। चुनाव शब्द का अधिनियम में प्रयोग नहीं हुआ था। इसे निश्चित निकायों की सिफारिश पर की जाने वाली नामांकन की प्रक्रिया कहा गया। अब आइए 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम था, वह अधिनियम ने केंद्र की और प्रांत की जो विधान परिषद थी, दोनों में गैर सरकारी जो सदस्य होते थे, उसकी नियुक्ति के लिए एक सीमित और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया। सीमित मतलब बहुत छोटा, सीमित मतलब जिस पर दबाव हो, बंदिश हो, एक सीमित लिमिटेड और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया। परोक्ष रूप से का चुनाव होगा, लेकिन चुनाव शब्द का अधिनियम में प्रयोग नहीं हुआ। चुनाव जो शब्द है उसका अधिनियम में प्रयोग नहीं हुआ। इसे निश्चित निकायों की सिफारिश पर, तो निश्चित निकाय कौन थे? जमींदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इनके सिफारिश पर जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय आदि आदि में सिफारिश लोग करते थे, फाइल बढ़ाते थे। तो वायसराय द्वारा की जाने वाली जो नामांकन है प्रक्रिया कहा गया है। तो अगर आइए तो पूछ दे किस अधिनियम के द्वारा कि सीमित और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया गया, लेकिन चुनाव शब्द का अधिनियम में प्रयोग नहीं हुआ था। इसे निश्चित निकायों की सिफारिश पर की जाने वाली नामांकन की प्रक्रिया कहा गया। किसमें? तो आप लिख दे 1852, 1833, 1861 और 1773। तो आप पढ़े रहिएगा, तभी न कहिएगा कि 1892 परिषद अधिनियम के तहत वायसराय को सीमित और परोक्ष रूप से चुनाव के प्रावधान किए गए,
लेकिन चुनाव शब्द का अधिनियम में कहीं जिक्र नहीं किया गया। इसे निश्चित जो निकायों की सिफारिश पर, जो निश्चित निकाय थे उनकी सिफारिश पर की जाने वाली नामांकन की प्रक्रिया कहा गया। जो निश्चित निकाय थे उनके सिफारिश पर की जाने वाली नामांकन की प्रक्रिया कहा गया। किसको? चुनाव वाली व्यवस्था को। लेकिन चुनाव शब्द नहीं, तो आप भड़ा के कहिएगा और एकदम फेयरली कहिएगा कि 1892 में ही लिखा गया है, तो आपका जीएस तैयार हो जाएगा। और आपके जीएस में सवाल आता भी है। तो आप चुनाव शब्द का प्रयोग 1892 में नहीं किया गया, लेकिन चुनाव का व्यवस्था किया गया। तो ये समझ में आ गया। अब आइए, मैं आपको 1892 का भारत परिषद अधिनियम के विषय पर चर्चा कर दिया। केंद्रीय विधान परिषद, वायसराय की शक्तियां और गैर सरकारी सदस्यों की संख्या, यही सब है। चुनाव शब्द इत्यादि ये सब आप जान गए, और मोटी मोटा नहीं जाने, स्पेशल रूप से जाने। इसको आप मेन परीक्षा में भी लिख सकते हैं और पीटी में से इससे सवाल भी आ सकते हैं। क्लियर? आइए चलते हैं आगे। अब आगे चलते हैं। अब जब 1892 परिषद का संविधान या अधिनियम फेल किया, तो अब क्या अंग्रेजों ने किया? 1909 अधिनियम बनाया। अब 1909 का संविधान कहिए या 1909 का अधिनियम कहिए, अब बदलता गया, अपने हिसाब से बदलता गया अपने स्वार्थ के लिए। भारतीय राज्य व्यवस्था 1909 अधिनियम। तो 1909 अधिनियम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता सवाल आईएएस में, पीसीएस में, दरोगा में, दरोगी में, किसमें कहिए, सब में पूछता है। तो आइए 1909 अधिनियम पर चर्चा हम आज करते हैं। 1909 भारतीय राज्य व्यवस्था 1909 परिषद अधिनियम, 1909 भारत परिषद अधिनियम। आइए, इस अधिनियम को 1909 के भारत परिषद अधिनियम को याद कर लीजिएगा। अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इस समय लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। इंग्लैंड में रहते थे लेकिन काम करते थे भारत के राज्य सचिव का। और लॉर्ड मिंटो भारत में वायसराय, और लॉर्ड मिंटो भारत में वायसराय थे। क्लियर हो गया? तो 1909 भारत परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। तो मार्ले जो थे, लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे, और लॉर्ड मिंटो भारत में वायसराय थे, राजा। ठीक? तो इसीलिए लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड मार्ले, याद रखिएगा, पूछता है लॉर्ड मार्ले लॉर्ड मिंटो किस अधिनियम से ताल्लुकात रखते हैं? तो लिख देगा सवाल जैसे है, लॉर्ड
लॉर्ड मार्ले व लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मार्ले लॉर्ड मिंटो किस अधिनियम के तहत, किस अधिनियम के तहत, किस अधिनियम के तहत संबंध रखते थे, संबंध रखते थे? नंबर एक 1773 रेगुलेटिंग, रेगुलेटिंग 2 1861, 3 1892, 4 1909। अब जब आप पढ़े रहिएगा कभी नहीं सवाल को सॉल्व करिएगा कि लॉर्ड मार्ले और लॉर्ड मिंटो किस अधिनियम के तहत संबंध रखते थे, तो आप तो कहिए 73 में होगा, 1861 में होगा, 1892 में होगा, क्या होगा? तेन बताइबा हो, ए बाबू तेन बता दीजिएगा कि है लॉर्ड मार्ले लॉर्ड मिंटो कौन अधिनियम के रहला को, फिर बता दीजिए, हमारे बबुआ ने बता दीजिएगा, बाबू बता दीजिए, फिर हमारा सवाल बन जाए। वो भक्तुआ क्या करेगा, आपको कहेगा 18 लगा दीजिए, तो आपने कहा कि चलिए मार दीजिए, बहुत सही है, बताएं, पूछे जबकि आप गलत में जा रहे हैं। आप पढ़े रहिएगा तो किसी से नहीं पूछिएगा, वो कहिएगा लॉर्ड मार्ले लॉर्ड मिंटो 1909, ये सवाल सही हो गया। 1909 अधिनियम के तहत ये लोग दोनों थे। तो लॉर्ड मार्ले जो था वह आपका भारत का राज्य सचिव था, उसका नाम था लॉर्ड मार्ले, और वो अंग्रेज में बैठता था, ब्रिटेन में बैठता था। और लॉर्ड मिंटो जो था वो वायसराय था, वह भारत में बैठता था। इसीलिए इस अधिनियम का नाम लॉर्ड मार्ले और लॉर्ड मिंटो अधिनियम रखा गया। तो बताइए आपको एक ऐसा लगा वीडियो, ठीक है ना, कि आपको परफेक्ट नॉलेज देता है। अगर इस पर लिखा जाए तो मुख्य परीक्षा में भी लिख सकते हैं, लिख दे 1909 के भारत परिषद अधिनियम की मुख्य विशेषताओं को 150 शब्दों में लिखें, तो आप मेन की परीक्षा में लिख डालिएगा। और अगर कहीं पीटी की परीक्षा में पूछे बताइए लॉर्ड मार्ले लॉर्ड मिंटो किस अधिनियम के तहत ये लोग थे, तो आप 1909 लिखिएगा, तो कितना बढ़िया चीज़ है। तो डीपली पढ़ने से आपको यही फायदा होगा। ठीक है, आइए आगे थोड़ा और चलते हैं। लेकिन ये बात आप ज्ञान में रखिएगा कि मैं जितना मेहनत से पढ़ा रहा हूं उससे दूना मेहनत से आप याद करिएगा। तो याद रखिए 1909 का भारत परिषद अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। क्या सुधार किया मार्ले और मिंटो? मार्ले जो था भारत का राज सचिव था, इंग्लैंड में बैठता था। मिंटो भारत का वायसराय था, जो भारत में बैठता था। ये दोनों मिलके क्या किए? सुधार किए। तो 1909 भारत परिषद अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार। क्या सुधार किए? कहीं न कहीं 1892 के अधिनियम में गलतियां थी, तो 1892 के अधिनियम की गलतियों को इन्होंने मार्ले और मिंटो ने दोनों मिल करके सुधार किया। आइए इस अधिनियम की क्या बात थी, क्या सुधार किया, तो आइए हम आपको पॉइंट वाइज बताता हूं। 1909 के जो अधिनियम थे, केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफी वृद्धि की। इसने केंद्रीय व प्रांतीय, बड़ा मजा आएगा आपको पढ़ने में, वो प्रांतीय विधान परिषदों में इसने केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषदों में उसके आकार में काफी वृद्धि की। केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या
केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या, केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या, किनकी संख्या, गैर सरकारी सदस्य 16 से 60 हो गई, 16 से अब 60 ही हो गई, पहले 16 थी अब 16 से 60 हो गई, 16 से 60 हो गई। प्रांतीय विधान परिषदों में इनकी संख्या एक समान नहीं थी। प्रांतीय विधान परिषदों में, प्रांतीय विधान परिषदों में इनकी संख्या समान नहीं थी, समान नहीं थी। सवाल पूछ सकता है 1909 के पार्लियामेंटो सुधार की फर्स्ट बात थी केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषदों में उसके आकार में काफी वृद्धि की, यानी इनका आकार छोटा था। किसमें? 1892 में। 1892 के संविधान में या 1892 के अधिनियम में केंद्रीय परिषदों और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार छोटे थे। केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या, ये मार्ले और मिंटो ने अब 16 से 60 कर दिया, यानी 16 पहले थी तभी ने 60 किया। यही सुधार है, मार्ले मिंटो सुधार इसी को कहा जाता है। क्या सुधार किया? केंद्रीय परिषद में 16 से लेकर 60 गैर सरकारी सदस्य कर दिया, और प्रांतीय विधान परिषदों में भी बढ़ाई, लेकिन किसी प्रांत में कम, किसी प्रांत में ज्यादा। यही तो इसकी सुधार थे। आपसे पूछा जाए 1909 के मार्ले मिंटो सुधार की मुख्य बातें बताइए, तो पहली बात यही है कि इसने 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम की पहली बात यह है कि इसने केंद्र और प्रांतीय विधान परिषदों में उसके आकार में काफी वृद्धि की, और केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या 16 से बढ़ा के 60 कर दी, और प्रांतीय विधान परिषद में भी संख्या बढ़ाई, लेकिन इनकी संख्या समान नहीं थी। यही तो सुधार था मार्ले मिंटो का। कहता मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार। तो पढ़िएगा तब न जानिएगा, तब न आईएएस बनिएगा कि कैसे कैसे किन किन परिस्थितियों से देश को आजादी मिली बबुआ। और आप केवल आजादी को पढ़ करके और चला नहीं पाते हैं जिला एक कलेक्टर बन के, लेकिन कितना कितना दिक्कत सहना पड़ा इस देश के लोगों को, जो क्रांतिकारी थे, और उन्हीं क्रांतिकारियों के डर के मारे ये सुधार होते गए। तो आपकी तो कोई भूमिका थी नहीं, मेरी तो कोई भूमिका थी नहीं। हम लोग तो बनी बनाई हलवा को खा रहे हैं, बनी बनाई मलाई को छान रहे हैं, फिर भी शर्म नहीं आती है। जो आईएएस हैं, जो आईपीएस हैं, उनको तो कहिए घूस चाहिए, तब उस देश के लिए काम करेंगे। तो मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि मेरे इस त्याग को जब आप आईएएस और आईपीएस के फॉर्म में आइएगा तो जरूर लागू करिएगा। क्लियर? स्पष्ट हो गया। अब आइए मार्ले मिंटो सुधार, पहला ये किया, अब आइए दूसरा क्या सुधार किया। अब आइए दूसरा क्या सुधार किया। इसने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा। दूसरा, इसने केंद्रीय परिषद में सरकारी जो बहुमत था, सरकारी बहुमत को बनाए रखा। लेकिन प्रांतीय परिषदों में प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति थी। गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की, गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति थी।
अनुमति दी। मार्ले मिंटो का दूसरा सुधार ये हुआ, पहला तो केंद्रीय परिषद ने 16 से 60 बना दिया और प्रांतीय में बढ़ाया, लेकिन कम बेची करके। दूसरा सुधार क्या किया, केंद्रीय परिषद में सरकारी जो लोग थे बहुमत को बना रखा, उन्हीं का बहुमत मान होता था, लेकिन एक टिटिमा पोछिल्ला लगा दिया कि प्रांतीय परिषद में जो सरकारी सदस्य थे तो बहुमत की अनुमति उन्हीं से लेना था। बात तो वही ढाक के 3 तास, इधर कहा पावर देते हैं, इधर कहा अनुमति लीजिए, तो पावर किस काम का, नहीं ना। तो मार्ले मिंटो सुधार का, मार्ले मिंटो 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, ये दूसरा सुधार था। आइए तीसरा क्या सुधार किया, आइए मार्ले मिंटो तीसरा क्या सुधार किया, तीसरा सुधार मार्ले मिंटो का। मार्ले क्या था, भारत का राष्ट्रपति था, मिंटो क्या था, वायसराय था। आपको स्पष्ट करते चलते हैं कि कहीं भी जाइए तो साफ बोलिए, साफ लिखिए, घचर पचर वाला बात न रहे, ठीक, स्पष्ट रहिए। तो मार्ले क्या था, राष्ट्रपति था, ब्रिटेन में रहता था। मिंटो क्या था, वायसराय था, भारत में रहता था। वो दोनों मिलकर सुधार करते थे। सुधार क्यों होता है, जब पिछली बातें गड़बड़ होती है तभी अगली बात में सुधार किया जाता है। 1892 में गड़बड़ था, इसलिए 1909 में सुधार किया। तीसरी बात है क्या सुधार किया, इसलिए दोनों स्तरों पर विधान परिषद के कार्यों का, इसने दोनों स्तरों पर, किसने, मार्ले मिंटो सुधार ने, मार्ले मिंटो ने, इसने दोनों स्तरों पर, इसने दोनों स्तरों पर, टाइम देख लीजिएगा, इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषद, इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषद, परिषदों के कार्यों, विधान परिषदों के कार्यों का दायरा बढ़ाया। इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के कार्यों का दायरा, क्षेत्र, दायरा बढ़ाया, दायरा बढ़ाया। उदाहरण के तौर पर, उदाहरण के तौर पर अनुपूरक प्रश्न पूछना, अनुपूरक प्रश्न पूछना, अनुपूरक प्रश्न पूछना। पूरक माने पूरा प्रश्न पूछना, अनुपूरक माने, अनुपूरक माने पूरा प्रश्न नहीं पूछना, छिटिक फिटिक पूछना, छोटा प्रश्न पूछना, आधा प्रश्न पूछना। अनुपूरक माने आधा, पूरक माने पूरा, ऐसे समझिए ना। उदाहरण के तौर अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना, बजट पर संकल्प रखना, संकल्प रखना। संकल्प माने विचार होता है। क्या सुधार किया, मार्ले और मिंटो ने 1909 में क्या सुधार किया, इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के कार्यों का दायरा बढ़ाया। तो दायरा क्या बढ़ाया, अनुपूरक प्रश्न पूछने का दायरा बढ़ाया। पहले जो है केंद्रीय परिषद और विधान परिषदों के कार्यों में यह बात नहीं थी कि अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकता था, लेकिन इसमें अनुपूरक पूछने का दायरा बढ़ाया और बजट पर संकल्प रखना, ये सब काम दिया, ये सुधार किया। संकल्प में क्या होता है, बिल, विचार, कहा कि आप बजट पर विचार रख सकते हैं, यही उसके मार्ले मिंटो का सुधार था। आइए चौथा क्या सुधार किया, आइए चौथा क्या सुधार किया मार्ले मिंटो ने, चौथा क्या सुधार किया, इस अधिनियम ने, इस अधिनियम ने पहली बार किसी भारतीय को, पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ, वायसराय और गवर्नर की कार्य
परिषद, कार्य परिषद, गवर्नर की कार्य परिषद के साथ, गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का, एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के वायसराय के कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। विधि सदस्य बनाया गया। अब आइए पार्लियामेंट में क्या सुधार किया? इस अधिनियम ने पहला बार किसी पहले अंग्रेज होते थे, पहला बार किसी भारतीय वायसराय और गवर्नर की जो कार्य परिषद है के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया। क्या किया? अब एसोसिएशन बना सकते हैं, वायसराय और गवर्नर की जो कार्य परिषद के साथ एक संगठन बना सकते हैं। और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। इसी समय 1909 के पार्लियामेंट सुधार के तहत सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बनाया और उन्हें विधि सदस्य भी बनाया। तो अगर सवाल पूछ दे कि किस अधिनियम के तहत सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय के कार्यपालिका परिषद का सदस्य बनाया गया और विधि सदस्य भी बनाया गया, 1773, 1861, 1892, 1909। तो आप मछली नहीं छानिएगा, उसमें हिडोरा नहीं मारिएगा, आप तो एक जगह कैच कर लीजिएगा। 1909 में ही सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय के कार्यपालिका परिषद का प्रथम सदस्य बनाया और विधि सदस्य भी बनाया। ये चौथा सुधार किया। किसने किया? पार्लियामेंट ने 1909 के लिए। आइए पांचवा क्या था? पांचवा सुधार क्या किया? पांचवा क्या किया? इस अधिनियम ने कौन अधिनियम ने? पार्लियामेंट सुधार अधिनियम ने। इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। इसके अंदर मुस्लिम सदस्यों का चुनाव, इसके लिए मुस्लिम सदस्यों का चुनाव, मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे।
मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे, मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रकार अधिनियम ने सांप्रदायिकता को, इस प्रकार मार्ले मिंटो दोनों भाई, मार्ले मिंटो सांप्रदायिकता को वैधानिकता, सांप्रदायिकता को वैधानिकता, सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया, और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में माना गया। ठीक है, तो पांचवा सुधार क्या किया लॉर्ड मार्ले मिंटो ने? इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर अलग चुनाव हो। अब किसके लिए चुनाव हो? मुसलमानों के लिए हो। वो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया कि मुसलमानों का चुनाव अलग हो और अपने मुसलमानों का नेता बने। इसके लिए मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाताओं से ही करने के लिए सलाह दिया मार्ले मिंटो ने। इस प्रकार मार्ले मिंटो सांप्रदायिकता को मतलब एकदम लीगल मान लिया है, और लॉर्ड मिंटो सांप्रदायिक, इसी प्रकार लॉर्ड मिंटो सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में माना गया। तो अगर पूछ दे किस अधिनियम के तहत लॉर्ड मिंटो, किस अधिनियम, कौन और किस अधिनियम के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा गया? पसीना छूट जाएगा। अगर डीपली नहीं पढ़ रहिएगा तो पसीना छूट जाएगा। तो इसलिए आप याद करिए, मिंटो ही सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाने जाते हैं। अब आइए छठवां सुधार क्या किया? अब छठवां सुधार क्या किया भाई लॉर्ड मार्ले मिंटो ने? छठवां सुधार क्या किया? छठवां सुधार क्या किया? इसने प्रेसिडेंसी कारपोरेशन, प्रेसिडेंसी कारपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। ये 6 को सुधार किया। इसने जो प्रेसिडेंसी है, कारपोरेशन और चैम्बर ऑफ कॉमर्स और विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग, मानो इनका जो है प्रतिनिधित्व कोई अलग करेगा। चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का प्रतिनिधित्व कोई और करेगा, विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व कोई और करेगा, और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व कोई और करेगा। यही प्रावधान किया। ये इसके मार्ले मिंटो सुधार के 6 सुधार थे जो 1892 में नहीं थे और 1909 में इसको किया, ताकि भारतीय उसके साथ आग बबूला न हो पाए। अब हम इसी पर अपना वीडियो आज का 1909 को खत्म करके समाप्त करते हैं। अब अगला लेक्चर हमारा होगा भारत शासन अधिनियम 1919।
भारत शासन अधिनियम 1919। अब जब वीडियो मिलेंगे तो भारत शासन अधिनियम 1919 पर चर्चा होगी। थैंक यू, धन्यवाद।